नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गुड़गांव मेट्रो न्यूज की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में नगर निगम एरिया में अब अवैध कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बाद नगर निगम कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम की तरफ से टीम भी गठित कर दी गई है और करीब 700 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी थमा दिए गए। मनोहर लाल ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद अधिकारियों का आदेश जारी किए थे। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 4 जोन है और सभी जोन के जेटीओ को यह आदेश जारी किए गए हैं कि वो अपने इलाकों में अवैध निर्माण पर पूरी तरह से निगरानी रखकर कार्रवाई करें। जोन्स में अलग अलग एनफोर्समेंट की टीम्स हैं। उन टीम्स को ये सख्त हिदायत है कि जो भी वायलेशन है कंस्ट्रक्शन के संबंध में, चाहे वो म्यूनिसिपल लैंड पर हो या खुद की लैंड पे भी विदाउट अप्रूवल ऑफ द बिल्डिंग प्लान है या कोई अनऑथराइज्ड एरियाज़ है, इस पर किसी भी कीमत पे कार्रवाई को किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए। और जो म्यूनिसिपल एक्ट के तहत प्रावधान है, नोटिस देना, डिमोलिशन ऑर्डर जारी करना और फिर डिमोलिशन करना, ये तीनों प्रक्रियाएं बराबर चलनी चाहिए। गुरुग्राम में हो रहे अवैध निर्माण के बाद मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर ने 700 से ज़्यादा अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस थमा दिया। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस समय मौजूद है गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में, जहां कुछ दुकानों को तोड़ा गया है, कुछ घर को यहाँ तोड़ा गया और साथ में जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, तमाम इन जो मकान मालिक है इनको भी नोटिस थमा दिए गए, क्योंकि नक्शा है, जो नक्शे में कुछ है लेकिन धरातल पे कुछ है। नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर इमारतें बना दी जाती हैं और आंखें तले अंधेरे की जो बात मैं कहूँगा तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम नगर निगम की आंखों के तले सारे निर्माण कार्य हुए। इसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी साफ तौर पे यही कहा है कि गुरुग्राम में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहीं कोई नई कॉलोनी को विकसित किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ बनकर तैयार होगी, तब नगर निगम गुरुग्राम कहाँ था। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। हरियाणा में बुधवार से तीसरा सीरो सर्वे शुरू होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और तीसरे सर्वे में बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। 6 साल से 17 साल के बच्चों का भी सर्वे होगा। बच्चों समेत कुल 3000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। यह सर्वे 8 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत लोगों में एंटीबॉडी भी जांच की जाएगी। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। बिल्कुल, आज ही जो स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए कि तीसरा सीरो सर्वे हरियाणा में जो है वो 8, 9 और 10 तारीख को यानी अगले 3 दिनों में किया जाएगा, बुधवार से शुरू होकर। और जिसका कल जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसका जो है इनॉग्रेशन या इनिशियल शुरुआत करने के लिए दिशा निर्देश कल देंगे इवनिंग में। और पूरे हरियाणा की मैं पहले बात करूं तो बेसिकली सीरो सर्वे, थर्ड सीरो सर्वे ये जानने के लिए किया जाएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे जो जनसंख्या है या आमजन है उनमें एंटीबॉडी या सारस कोविड के लिए कितना एक्सपोजर हुआ और कितने एंटीबॉडी लोगों में प्रेजेंट है। आपको ये पता होगा कि इससे पहले जो 2 सीरो सर्वे किए गए थे उनमें बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, तो इस बार इसमें पर्टिकुलरली 6 साल से ऊपर के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। और इस बार के पहले सीरो सर्वे में और दोनों सीरो सर्वे, पहले और दूसरे के सीरो सर्वे की अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 31% तक की वेरिएशन आई थी एंटीबॉडी। हरियाणा की पॉपुलेशन में भिवानी में 3% था, जहाँ फरीदाबाद में 31% था। तो मैं अगर बात करूँ तो इनको देखते हुए डेटा तैयार किया गया और इस बार ये डिसाइड किया गया कि कुल मिला के हरियाणा में 36,520 सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें से 60% जो सैंपल हैं वो रूरल एरिया के होंगे और 40% जो है सैंपल वो अर्बन एरिया के होंगे। इसी तरह गुड़गांव में डिसाइड किया कि 3000 सैंपल टोटल लिए जाएंगे। 45 जो हैं क्लस्टर जो रूरल होंगे और 30 क्लस्टर जो हैं वो अर्बन एरिया के होंगे। और जैसे हरियाणा में होगा वैसे ही इन्हीं क्लस्टर में, एक क्लस्टर में 40 लोगों का एक बार सैंपल लिया जाएगा। इन 40 लोगों में 10 हाउस होल्ड का एक सिस्टम बनाया जाए, वो कंजक्टिव हाउस होल्ड का सीरो सर्वे जिससे किया जाएगा। और वही स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा है कि तीसरी लहर के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और इस तैयारी में गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी सबसे आगे है। अरोड़ा ने कहा कि दूसरी लहर के बाद काफी कुछ सीखा है और निजी अस्पतालों समेत सभी अस्पतालों में विस्तार, क्षमता और आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 44 के
अपैरल हाउस में एसीएस हेल्थ ने बैठक की, जिसमें तीनों जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर मंथन हुआ। आज जो यहाँ पर हमने गुरुग्राम में मीटिंग की है वो तो गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी ज़िले की गई है और मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है कि जो सभी हॉस्पिटल्स हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेजेस और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी ने सेकेंड वेव के बाद अपने अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें एडिशन की है। चाहे वो PSA प्लांट्स लगाने की बात हो, चाहे वो स्टोरेज टैंक्स लगाने की बात हो, चाहे वो D टाइप सिलेंडर्स की बात हो, चाहे वो ICU बेड्स की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, पेडियाट्रिक ICU की बात हो। तो इन सब में जो है सभी के सभी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हमने किया है, जो हमारी तैयारी है वो पीछे से कहीं ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार का भी चैलेंज हमें आएगा हम उसको फेस करें। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन के SHO ने इलाके में अपराध के साथ खस्ता हाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई है। SHO अपनी टीम के साथ गड्ढे भरने पहुंचे हैं और इस खस्ता हाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कोरोना काल के दौरान मानेसर पुलिस स्टेशन ने लोगों की मदद की थी। महीने भर से ज्यादा समय तक लगातार थाने में कम्युनिटी किचन भी चला था। गुरुग्राम में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। गणेश जी की मनमोहक मूर्तियां शहर की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन जो इन मूर्तियों को बना रहे हैं उन कारीगरों के चेहरे पर मायूसी भी नजर आ रही है। कोरोना के चलते इस बार गणेश चतुर्थी के प्रति लोगों का रुझान कम ही नजर आ रहा है। यही कारण है कि पिछले 2 सालों से कारीगरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 10 सितंबर की गणेश चतुर्थी है, लेकिन अभी लोगों ने मूर्तियां खरीदना शुरू नहीं किया है। गणेश चतुर्थी आने से पहले ही गुरुग्राम के जो बाजार हैं उसमें रवानक होनी शुरू हो गई और जो कारीगर हैं वो प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे काफ़ी प्रतिमा यहाँ बनाई जा रही है। और मैं इनसे ज़रूर जानना चाहूँगा जिस तरीके से कोविड के बाद जो मार्केट में काफ़ी मंदी थी, क्या इस जो ये व्यापार कर रहे हैं इसमें कितनी तेज़ी है या मंदी है, इनसे ज़रूर बात करूँगा। यहाँ एक जो व्यक्ति हैं वो काम भी कर रहे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले इनके कार्य में कितनी तेज़ी है, मंदी है। नाम बता दीजिए। शिवा। कितनी पहले के मुकाबले आप भी देखते हैं कि पहले कितनी मूर्तियों का ऑर्डर आता था, अब कितनी मूर्तियों का ऑर्डर आ रहा है? अब तो बहुत कम आ रहा है। अब तो बहुत कम आ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा आया करता था, अब लॉकडाउन के वजह से बहुत कम आ रहा है। इसलिए अब मूर्तियों का सीजन भी चल रहा है और कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। पहले बड़ी मूर्तियों के भी आपके पास ऑर्डर होते थे, कोविड की वजह से काफ़ी असर देखने को मिला? नहीं, नहीं मिला, आगे से आया भी नहीं है ऐसा कंपनी। तो काफ़ी लॉस है? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मूर्ति का आता है, कोई आता है, कोई आता नहीं है। यहाँ पे पुलिस आने भी तंग करता है हमको। तो आपके व्यापार में घाटा हो रहा है इसकी वजह से? हाँ, घाटा, बहुत घाटा हो रहा है। बहुत 50-60 हज़ार का माल नहीं हुआ है, सारा बिखरा नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। पहले कितनी मूर्ति बिक जाती थी और आप कितने बिक रही हैं? पहले तो 300-400 मूर्ति बिक जाया करती थी। तो आपने देखा कहीं ना कहीं जो माल है वो इन्होंने यहाँ ला के रखा हुआ है, लेकिन जो ग्राहक है वो इन तक नहीं पहुँच पा रहा है। जिस तरीके से महंगाई है और लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से काफ़ी इनको मार झेलनी पड़ रही है। नाम बता दीजिए। ममताराम। पहले के मुकाबले क्या लगता है आपको? पहले 10-20 मूर्ति बड़ी बुक हो जाती थी, अब के 2-2, 4-4 ला रखी, वो भी 1-1-2 हुई, किसी के ना हुई। कस्टमर भी कम हो रहे हैं लॉकडाउन के हिसाब से, इस बार हम भी थोड़ा बहुत माल कम बना रखा है। तो पहले बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर आते थे? पहले बड़ी मूर्तियों का खूब ऑर्डर आते थे, अब तो किसी के 1 है, किसी के 2 है, ऐसे है, किसी के ऐसे रखे पड़ी रह जाती है। क्या कारण मानते हैं? फिर अगले साल उसको संभाल के हम रखते हैं, फिर वापस रिपेयर करके उसको दोबारा बेच देते हैं। क्या कारण है जो इतनी मंदी है? अब पता नहीं है क्या कारण से बिक रही है कि कैसे नहीं बिक रही है, हमको पता नहीं। कोई कहता मिट्टी की मूर्ति लाओ, अब मिट्टी के लिए POP की बनाते हैं हम तो, मिट्टी की बनती नहीं इतनी बड़ी। अब मिट्टी के उसके सांचे हमारे पास नहीं, हमारे सांचे POP वाले हैं। बस ये
तो आपने देखा कि जो इनका दर्द है वो झलक रहा है कि जिस तरीके से पहले बाज़ारों में रवन्नक होती थी और साथ ही साथ जो ग्राहक थे वो मार्केट में ज़रूर नज़र आते थे, लेकिन कोविड के बाद जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो कस्टमर है वो इन तक नहीं पहुंच पा रहा है और यही कारण है कि जिस तरीके से कोविड के बाद जो एक आम तबका है वो इसमें पिसता नज़र आ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्रिकेट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिलेक्शन के नाम पर लाखों की ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने धर लिया है। तीनों आरोपी आशुतोष वोरा, उसकी बहन चित्रा वोरा और उनके साथी नवीन ने पालम बिहार के रहने वाले अंशुल राज से योजनाबद्ध तरीके से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम में सिलेक्शन के बहाने 9 लाख की ठगी की। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। यहाँ पे एक अंशुल राज नामक लड़का है, वो क्रिकेट का शौकीन था, तो उससे एक कंपनी ने कांटेक्ट किया जिसके सिक्योर कॉरपोरेट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से कंपनी है। उसके 3 डायरेक्टर हैं, आशुतोष वोरा और एक उसकी बहन चित्रा और एक उसके नितिन जो राजस्थान का रहने वाला है। इन्होंने उससे धोखाधड़ी करके और 9 लाख रुपए ले लिए इस बात के लिए कि हम तुम्हें जो CK नायडू ट्रॉफी है उसमें हिमाचल की तरफ से पार्टिसिपेट करवा देंगे और आपका करियर क्रिकेट में हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह की चीज़ों में ये इन्वॉल्व थे। हमने उनको, हमारी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको पुलिस रिमांड पे लेके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे 11 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 1 आईपैड और 4 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और आगे की अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में पूछताछ करके और उनकी संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और वही गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट फर्रुखनगर ने 2 ऐसे मोस्ट वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने बीती 10 जुलाई को फर्रुखनगर इलाके में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया और स्थानीय लोगों के दखल के बाद खुद को फंसता देख फायरिंग करते हुए मौके से भागने में सफल होने में कामयाब हो गए थे। एसीपी क्राइम की माने तो क्राइम यूनिट ने अमित उर्फ टुंडा और राकेश उर्फ पेठा को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, छीना झपटी के कई मुकदमे दर्ज हैं। वही इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो दोनों बदमाश सोनीपत के रहने वाले हैं और सोनीपत में भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये दिनांक 10/6/2021 को फर्रुखनगर में एक दुकानदार अपनी दुकान से उसको बंद करके और अपने घर की तरफ जा रहा था बाइक पे, तो कुछ लोगों ने बलेनो गाड़ी में उसका पीछा करके उसको गाड़ी से टक्कर मार के मारने की कोशिश की और उसके पास से पैसे छीनने की नीयत से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने फायर भी किया और वो भाग गए, जिसके संबंध में हमने फर्रुखनगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया था और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट फर्रुखनगर ने करते हुए उसमें शामिल 2 लोग जो अमित उर्फ टुंडा और एक दूसरा उसका साथी राकेश उर्फ पेठा हैं जो सोनीपत के रहने वाले हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये पहले भी जो राकेश उर्फ पेठा है ये पहले भी 7 मुकदमों में शामिल रह चुका है और अब भी सोनीपत में 3 मुकदमों में ये दोनों वांटेड हैं। इन्होंने वहाँ से भी गाड़ियाँ छीन रखी हैं, अलग अलग 2 गाड़ी छीनने की वारदात कर चुके हैं और एक अपने गांव में ही 307 की वारदात कर रखी है, जिनमें अभी ये वांटेड चल रहे थे। तो इनको हमने गिरफ्तार किया है और इनसे उस वारदात में प्रयोग 1 पिस्टल देसी और 1 कट्टा देसी और जो बलेनो गाड़ी थी वो हमने इनसे रिकवर कर ली है और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का।